गुड इवनिंग। आज हमारे साथ डॉग स्टॉक में हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी शमशाद अहमद खान साहब। सर, वी आर रियली ऑनर्ड टू हैव यू विद अस। दिस इज his book called Pakistan's Foreign Policy Dilemma. और आपने, sir, you have served as the foreign secretary, as this introduction says, uh, during an extraordinary period of Pakistan's history, 1997 to 2000, when Kargil took place. And you have also served as Pakistan's ambassador to South Korea, to Iran, and as Secretary General Economic Cooperation Organization, and as Pakistan's ambassador and permanent representative to the United Nations. So that's a lot of important roles. आप हमें बताइए कि how your diplomatic career started. थैंक यू। मैं चूंकि आज 6 सितंबर का दिन है, तो मैं आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू से फ्यू वर्ड्स इन द मेमोरी ऑफ द मार्टर्स ऑफ पाकिस्तान के शहीदों को खराज तहसीन आज हम पेश करते हैं। और ये हर साल 6 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है ताकि हम उनकी याद को ताज़ा करके और इसके अलावा इरादा करें कि हम अपने मुल्क को जिस तरीके से हमारे शहीदों ने अपनी जानों का नजराना देकर हमें आज़ादी की दौलत से बाकायदा मालामाल करके रखा हुआ है, तो हमें भी सोचने की ज़रूरत है कि हम उनकी जितनी कुर्बानियाँ हैं उनको ज़ाया ना करें, बल्कि इस मुल्क को वाकई आज़ाद रखने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश करें। और इसकी ज़िम्मेदारी न सिर्फ फ़ौज पर होती है, बल्कि हर इदारे पर होती है और सोसाइटी के हर सेगमेंट पर होती है। तो इस वजह से, क्योंकि आज़ादी से बढ़कर और कोई कीमत नहीं होती। That's true. और इस दुनिया में चूँकि हमने अपने आप को एक न्यूक्लियर ताकत बना लिया हुआ है, तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अब हम अपनी आज़ादी को उसको ज़ाया ना करें या स्क्वांडर ना करें, जिसको कहा जाता है ना। क्योंकि मुझे बार बार ये अक्सर याद दहानी के तौर पर कहना पड़ता है लोगों को कि अमेरिका की हम अक्सर बात किया करते हैं। अमेरिका का सदर पहला सदर था जॉर्ज वाशिंगटन। उसने 1796 में, ही वॉज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। 1796 में जब अपनी टर्म्स पूरी करके तो कांग्रेस में जो फेयरवेल स्पीच थी उसमें उसने कहा था कि नेशंस दैट लीव देमसेल्व्स एट द मर्सी ऑफ अदर पावर्स आर नो लॉन्गर वर्दी ऑफ सॉवरेन इंडिपेंडेंस। कि वो आज़ादी की मुस्तहक नहीं होती जो अपने आप को दूसरी ताकतों के रहमो करम पर छोड़ देती है। और अगर वो उन्हीं ताकतों से डिसइंटरेस्टेड फेवर्स मांगती रहेंगी, जिस तरह हम IMF से हर वक्त IMF की तरफ देखते रहते हैं, तो वो रियासतें अपना जो फैसले करने की आज़ादी है उससे भी महरूम हो जाती हैं। तो इन अल्फाज के साथ मैं आता हूँ, यानी माशी खुद मुख्तारी खत्म हो बस ये सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस। जो कौमें सेल्फ रिलायंट नहीं होती, बेकारी अपने आप को बना लेती हैं, उनके पास ना आज़ादी है ना फैसला, कोई भी फैसला करने की खुद मुख्तारी है। और देखा जाए तो अल्लामा इकबाल ने जब पाकिस्तान का तस्वर पेश किया था, वो था ही एक आज़ाद, खुद मुख्तार और खुददार कौमियत का शऊर पैदा किया था अल्लामा इकबाल ने बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों में। और उसी तस्वर को सामने रखते हुए कायदे आज़म ने बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों के लिए एक आज़ाद, खुद मुख्तार और जमहूरी ममलिकत का जो तस्वर था उसको, उस ख्वाब को हकीकत में बदला था। ये तीनों चीजें साथ साथ आ रही हैं। और अब देखिए कितनी बदकिस्मती है कि अल्लामा इकबाल का ख्वाब कायदे आज़म की तरफ से वो मोजज़ा जो कि दुनिया की तारीख में मोजज़े से नामुमकिन था, पाकिस्तान का वजूद एक मोजज़े से कम नहीं है। और हम इन 70 सालों में अगर आज़ाद और जिंदा रह गए हैं तो ये इसी वजह से है कि कायदे आज़म का जो था ना एक मोजज़े वाली चीज़ वो हमारे सामने थी। लेकिन बदकिस्मती से ना हमने बतौर पाकिस्तानी, ना हमारे किसी इदारे ने, मैं बिल्कुल साफ कहूँगा कि हम
आज हम बदकिस्मती से एक ऐसी स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां, मैं नहीं कहता कि पिछले 70 साल में यही सब कुछ होता रहा है, या नहीं होता होना रहा है, चाहिए था नहीं होता रहा है, सर। यही होता रहा है। देखिए ना, ये 70 सालों में क्या कुछ होता रहा है। सर। पॉलिटिकल ब्रेकडाउन होते रहे हैं, सर। सियासतदानों की नाकामी होती रही सर। है। पहले 9 साल हमने गंवा दिए सियासतदानों की आपस में एक दूसरे की True. टांगें खींचते हुए। True. हम अपना आइन तक नहीं बना सके, सर। 47 से लेकर 56 तक। सर। उसके बाद फिर जमहूरियत का जो हाल हुआ, सर। कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा गया पहले तो, और उसमें अदलिया शामिल रही है। अदलिया ने हर चीज, नहीं जी, अदलिया तो मतवातर उस वक्त से लेकर अब तक उसी जो रेशा दवानियां रही हैं सियासी तौर पर, सर। उसका हिस्सा रही है। बिल्कुल। बदकिस्मती ये है। तो काश और अदल देने में नाकाम, और 130 नंबर पे आ रहे हैं। बिल्कुल सब कुछ अच्छा। इसी तरह फौज का ये है, कितने मिलिट्री टेक ओवर्स हुए, और कोई या तो हो ना मिलिट्री टेक ओवर्स के बाद कोई मुल्क की किस्मत बदल जाए, तकदीर बदल जाए। बदकिस्मती ये है कि वो तब्दीली नहीं आई जिस तब्दीली का ख्वाब पाकिस्तान के अवाम ने पार्टीशन के वक्त अच्छा किया सर, था। तब्दीली स्टिल पेंडिंग? बिल्कुल। अच्छा अच्छा, इस सवाल से पहले मैं थोड़ा सा हिस्टोरिक डिस्कोर्समेंट में चला जाता हूँ, और मैं, क्योंकि आपकी शख्सियत का फ़ायदा उठाना मेरे लिए बहुत लाजिम और मलजूम है, और अगर मैं नहीं करता तो इसी तरीके से तारीख मुझे भी भूल जाएगी जैसे बाकी बहुत सारी चीज़ें भूल चुकी है। सर, गोइंग बैक, 1947 मुल्क आज़ाद होता है। देन 1957, 47 से ये समझ नहीं आती कि ताज बरतानिया हमें चला रहा है या अमरीकी निज़ाम हमें चला रहा है। अच्छा, इसके बाद, इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद 57 तक जो है वो ये तय ही नहीं हो पा रहा कि जो हमने इंक्लाइन किस तरफ होना है, अमेरिका की तरफ जाना है या रशिया की तरफ आना है। सो हु इज़ द बेटर अलाय? एक सर, दोनों आपके सामने रख देते हैं कि एक कहा जाता है, एक जो बड़ा फेमस लाइन दी जाती है कि कायदे आज़म ने फरमाया था कि हमें रशिया का अलाय बनना है। लेकिन दूसरी तरफ कहा गया कि जब पाकिस्तान वजूद में आने लगा है तो इसके पास तो कोई खजाने नहीं है, कुछ रिजर्व्स में नहीं है, कुछ उसके फॉरेन रिजर्व्स में नहीं है, कुछ इसमें तरह नहीं है, तो कैसे होंगे? उन्होंने कहा अमेरिका है ना। पहले तो ये बताइए कि ये जब 1947 है, इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट आपको लगता है कि वुड इट बी, मैं आई बता मीन लाइक, हमें रशियन अलाय होना था या अमेरिकन अलाय? 1951 वाली नहीं, मैं बात बताता हूँ। देखिए, जब पाकिस्तान वजूद में आया तो अनलाइक एनी अदर country in the world, we came into being like the Siamese twins. ओके Siamese twins जानते हैं ना, सर। कि दो अलग से धड़ होते हैं और कहीं ना कहीं से थोड़ा सा मिलाप होता है। टू टांग टाइप। तो हमारे केस में धड़ दो अलग थे और मिलाप सिर्फ लिटिल बिट ऑफ हार्ट एंड माइंड कनेक्शन का था, थोड़ा सा जहन। हाँ, मैं इंडिया पाकिस्तान के वक्त, पाकिस्तान जब वजूद में आया, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान की वजूद की बात। हाँ, वो इंडिया तो अलग हो गया। इंडिया ने तो क्लेम कर लिया कि एज दी मेन बॉडी, और उसने पाकिस्तान को सीडिंग स्टेट के तौर पर हमें अपने वसाइल से भी महरूम रखा। सारे मसाइल जो थे, हमारे बॉर्डर्स जो थे उनको टेम्पर किया, हमें जो हमारे इलाके थे उनसे महरूम किया। तो वो एक और मकसद है। मैं सिर्फ आपके सवाल के जवाब में कहना चाहता हूँ कि हम चूंकि दो हिस्सों में बटे हुए थे और जो फासला था अंदर दोनों मुल्कों के दरमियान, वो एक ऐसे मुल्क का था जिसने ज़हनी तौर पर पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया था। इंडिया का इलाका था, ठीक है जी। तो हमारा जो वजूद था वो बहुत अनसर्टन था, और इसी वजह से इनफैक्ट नेहरू ने, जो इंडिया के पहले वज़ीर आज़म थे, बल्कि 46 में जब वो अबूरी हुकूमत का वज़ीर ख़ारिजा था, तो उसने ये कहा था कि ये जो पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि एट द एंड ऑफ द डे जो इंडियन ओशन के इर्द गिर्द जो नई जो कहते हैं ना नई रियासत वजूद में आएगी, कहते हैं ये नई रियासतें नहीं होंगी, ये कल्चरली ऑटोनमस एंटिटीज के अलावा कुछ नहीं होंगी। That's what he thought about Pakistan. That's what he thought कि पाकिस्तान, और ये कहा, उसका ख्याल था कि इंडिया जो है ना वो आज़ादी के बाद एक बड़ी ग्रेट पावरों में शुमार होगा। उसका ख्याल था कि अब ब्रिटेन विल नो लॉन्गर बी ए ग्रेट पावर। जब उसने कहा कि अब दुनिया में अब से 4 बड़ी ताकतें होंगी, ग्रेट पावर्स होंगी। पहली अमेरिका,
राइट, दूसरी यूएसएसआर, ठीक है। तीसरी चाइना। अभी चाइना अपने असली शक्ल में वजूद में नहीं आया था, मगर नेहरू वाज इंटेलिजेंट इनफ, सो उसने मैं वही अभी एंटिसिपेट, हाँ उसने कहा तीसरी चाइना और चौथी इंडिया, उसने ये कहा। तो ये अपने नेहरू आप मुझे को परेशान ग्रेट कर। पावर की शक्ल में देखते हुए उसने पाकिस्तान की जो पेशीनगोई की थी सर, वो की थी एक कल्चरली ऑटोनोमस एंटिटी, यानी इसका मतलब है जैसे इंडिया पर कल्चरली डिपेंडेंट रहेगा, ये इंडिया का सैटेलाइट होगा। लेकिन ओके, उसकी जो ये ख्वाहिश थी या उसकी प्रेडिक्शन थी, उसको पूरा करने के लिए ना इंडिया को कुछ करना पड़ा, ना किसी और ताकत को करना, हमने खुद अपने आप को कल्चरली ऑटोनोमस 4 एंटिटीज में तब्दील कर लिया हुआ बड़ा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। लिंग्विस्टिक हाँ, एंड एथनिक बुनियादों पर, हाँ। लिसानी और नस्ली बुनियादों पर हमने खुद को 4 हिस्सों में तकसीम कर लिया है, और बीच में से पाकिस्तान एलिमिनेट कर दिया गया है। बहुत खूबसूरत बात। है ही नहीं पाकिस्तान कहीं। Are you referring to 18th सर, amendment? एक्सीलेंट। जी बिल्कुल, यही तो बात है। वो ये सर हम बात में आएंगे, ये बहुत अच्छी बात 18th, 19th, चाहे जितनी मर्जी amendment कर। 21st, ये सब अमेंडमेंट यानी हमने ये उन लिसानी लोगों तौर ने पर- किए हैं जिन पर अब तक गद्दारी का असल मुकदमा उन पर चलना चाहिए था, जिन्होंने उस मुल्क की तोड़ चीर कांट करके मुल्क को तबाह करके रख दिया हुआ है, मुल्क की हाँ। शक्ल। अब मैं बता रहा हूं कि मैं उस नस्ल से, मेरा जनरेशन से ताल्लुक है जिसने पाकिस्तान बनते हुए देखा सर, और जिसने पाकिस्तान टूटते हुए देखा, सर, और मैं अब उसको बिखरते हुए देख रहा हूं। ओ हो, ये मैं आपको बता देता हूं। ये सर, बहुत ही जो alarming कुछ उस बात वक्त नजर आ रहा है वो इससे भी बदतर है, जो मेरी सोच है कि बिखरते हुए से भी ज्यादा। यानी ऑफ कोर्स आप जब विजन क्योंकि देख रहे हैं, जो इदारे इस मुल्क की सालमियत और सलामती के जामन हैं, सर, आज बदकिस्मती से वो भी उस जो है ना रेशा दवानियों में शामिल हैं। इस वक्त जो लोग एक ऐसा डिप्लोमेसी तबका, की जरूरत है जी जहां पे बिल्कुल। लोगों को जोड़ने की जरूरत हाँ है, वहां जहां यहाँ पर बिल्कुल अलग कर यानी मुल्क बिल्कुल मुल्क तबाही के दहाने पर खड़ा है। दहाने पर खड़ा। ये मैं आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ, 40 No साल। takeover है। बाकी जहां तक ये है कि आपके सवाल की तरफ फिर मैं सर, आता हूँ नहीं नहीं बहुत कि खूबसूरत हो गया सर, मैं कह रहा हूँ क्योंकि कि रीजन जब समझ में आ गया ना हमें। हाँ हम कल्चरली जो आपने जिस अपने तरीके से आप को बताया, हमने डिवाइड किया हुआ हमने है, divide हमने किया। पाकिस्तान, मैं कह अच्छा रहा सर, हूँ कि नेहरू जब ये बात कर रहे थे तो उनको ये कैसे नजर आया उस जमाने में? आप मुझे जी बड़ा वो बंदा क्या विजन सोच वाला बंदा यानी था। उनको पाकिस्तान- कैसे पता था कि चाइना एक बहुत बड़ी कुवत बन जाएगा? ये देखिए ना, और इंडिया जो है वो अभी आपने रिसेंटली ये पाकिस्तान में सर ब्रिटेन जो है नीचे आ गया, इंडिया की इकोनॉमी ऊपर आ गई, नेहरू तो मैं कहता हूँ ना कि वो एक बहुत न्यू और पाकिस्तान वो is still जिना static। हमारी तरफ था सोच वाला बंदा। इंडिया के पास नेहरू था, नेहरू के बाद वहां भी एक तरह से बिल्कुल टोटल खला था। अच्छा, गोइंग बैक टू द सेम क्वेश्चन, लेकिन मैं वो सवाल के बाद, हाँ उसकी बात कि जब हम फिर आजाद हुए 2 हिस्सों में, तो दुनिया भी 2 हिस्सों में बटी हुई थी। अब आपने जो बात की है ना, रशिया, उस वक्त रशिया नहीं था, यूएसएसआर कहते थे, सोवियत यूनियन, यूएसएसआर। यहाँ रोक के सर एक बात पूछूंगा सर, जो मल्टीपोलर, बाइपोलर, ये बात की बातें हैं, ये बात की ये बात इस टाइम पर जब हो रहा है, जब मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि हमें रशिया का लाई होना चाहिए या अमेरिका, मैं इसी पे आ रहा हूँ। नहीं, उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि रशिया और अमेरिका क्यों आप आमने सामने हुए। ये तो अलाइज थे, दूसरी जंग अजीम में ये तो इकट्ठे जर्मनी के खिलाफ थे, हिटलर के खिलाफ थे। तो असल चीज ये है कि जब दूसरी जंग अजीम में फतह हो गई अलाइज को, तो फिर असली जो पुरानी दुश्मनियां थी, रशिया की जो पोजीशन थी ग्रेट गेम के जमाने से, जो ग्रेट गेम जिसमें बरतानिया रशिया को रोकना चाहता था कि इस तरफ ना आए, और फिर अमेरिका नौवारत था पूरी इंटरनेशनल होराइजन पे, क्योंकि वो तो था ही नहीं, बल्कि उसको तो पहले रशिया का कोई फिक्र नहीं होता था। लेकिन जब ये भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आया पहली जंग के बाद, तो फिर अमेरिका ने भी सोचना शुरू कर दिया कि भी मैंने रशिया के खिलाफ किस तरीके से करना है। तो दूसरी जंग के बाद ये 2 ब्लॉक्स दुनिया के बन गए, एक रशियन लेड, सोवियत लेड था, जिसमें सोवियत यूनियन के जितने इन्फ्लुएंस में मुमालिक थे वो उसकी तरफ थे, जो ज्यादातर ईस्ट यूरोप में थे, जिनकी तरफ जो सोवियत इन्फ्लुएंस था, रशिया का इन्फ्लुएंस था, और बाकी अमेरिकन। तो हम बाइपोलर डिवाइड, तो ये बाइपोलर वर्ल्ड बन गई। और उस वक्त जब पाकिस्तान, मैं कहा करता हूं
कि फॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़ा डायलेमा था हमारे लिए कि हमने जाना कहाँ है। एग्जैक्टली। तो इस पे मैं आपसे मैंने सही रूट मैं कॉज पे बहुत गौर बिल्कुल मैं यहाँ पे वो आपने जो है उसकी कौन सी कहानी जिसमें वो जाती है एक लड़की जो होती है वो बिल्ली से पूछती है वो क्या नाम है उस कहानी का हासिल जफर से कहानी बताएं I सर। cannot recall. नहीं sorry. बच्चों की कहानी है जो वो बहरहाल बिल्ली से पूछती है चशायर पोस्ट से कि मुझे तुम बताओगी कि मैंने किधर जाना है हैं वो भी हाँ। परेशान थी ना हाँ. और तो वो बिल्ली कहने लगी दैट डिपेंड्स अ गुड डील वेयर यू वांट टू गो Hmm. तो हाँ तो उस एलिस इन वंडरलैंड एलिसन एलिस इन वंडरलैंड का मैं वेयर हाँ एलिसन वंडरलैंड। अब देखिए ना एलिस इन वंडरलैंड में एलिस पूछती है बिल्ली से वुड यू टेल मी व्हिच वे आई ought टू गो फ्रॉम हियर उसने कहा दैट डिपेंड्स अ गुड डील वेयर यू वांट टू गो Where you want to- हाँ फिर एलिस ने कहा आई डोंट केयर मच वेयर तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता फिर तो फिर उसने कहा देन इट रियली डजंट मैटर व्हिच वे यू गो तुम इधर चली जाओ तो उधर एक टोपियां बनाने वाला बैठा है उधर चली जाओ तो हाँ, तो वो है ये आंसर है कि उस वक्त हमारे लिए भी क्योंकि फॉरेन पॉलिसी ऑफ ए नेशन इज ऑलवेज predicated on where you want to go सर हम इसका as मतलब a कोई sovereign nation डिसाइसिव लाइन basis. नहीं ले सकते थे कि whether we are there or हाँ here। नहीं मतलब उस वक्त ये था कि ये फैसला करना था हमें अच्छा कि करना। हाँ फॉरेन पॉलिसी जो होती है मैं कहना ये चाहता हूँ फॉरेन पॉलिसी का दारोमदार हमेशा इस बात पर होता है कि आपने इतनी बड़ी आलमी बरादरी में किस तरफ जाना है और वेयर यू वांट टू गो एज ए सॉवरेन नेशन एंड इंडिपेंडेंट स्टेट So which statement is to you is हाँ। I mean कायद ने किस तरफ इशारा अच्छा किया था रशिया नहीं या कायद आजम ने रशिया का बिल्कुल नहीं किया था Okay, कायद आजम ने अच्छा मैं बता देता हूँ कायद क्योंकि आजम आपका ने सोच बड़ा वैलिड है हाँ सर। कायद आजम ने अगर कोई इशारा दिया था तो वो बल्कि अमेरिकन शारजे जो जब उस वक्त मिला था कायद आजम को तो कायद आजम ने कहा था कि हम जो हैं जमहूरियत और फ्रीडम में यकीन रखते हैं और हम दुनिया में भी उनके साथी होंगे पार्टनर्स तो इसका मतलब तो अलायंस तो ये कायद आजम ने set the path. रास्ता दे दिया था बिल्कुल लेकिन देखिए जो असल उस रास्ते पर चलने का प्रोसेस है असल वो बड़ा डिसाइसिव हुआ कि उस वक्त कायद आजम तो फौत हो चुके थे ठीक है ना और उस वक्त लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर थे जो हमारे यहाँ पावर में जो तबका था वो उस बुनियादी तौर पर आप माने या ना माने या आपके व्यूअर्स माने या ना माने एक सिविल मिलिट्री जो कॉलोनियल पीरियड का दिमाग जो सिविल मिलिट्री का था वो सिविल मिलिट्री पावर में थी तो उन्होंने अमेरिका को चूज किया और हुआ ये कि उनकी डिसअपॉइंटमेंट देयर डिसमे द अमेरिकन्स वर इंटरेस्टेड इन इंडिया नॉट इन पाकिस्तान they were from the very beginning they wanted Nehru to visit in them. India हाँ not in Pakistan बिल्कुल बल्कि 1941 से जवाहरलाल नेहरू को अमेरिकन चाहते थे पहले रूजवेल्ट कोशिश करता था कि ये जवाहरलाल नेहरू अमेरिका आए देखिए उस वक्त अमेरिका जो था मैं बताता हूँ अमेरिका वाज टोटली न्यू इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वो सारी डिपेंड करता था बरतानिया पे ब्रिटेन पे तो हर चीज वो ब्रिटेन से सीखता था कि क्या हो रहा है ब्रिटेन ने बताया कि मैं अब इंडिया छोड़ रहा हूं तो उन्होंने कहा कि डोंट लीव इंडिया रूजवेल्ट ने बाकायदा कांग्रेस को कहा और अंग्रेजों को कहा कि इंडिया मत डिवाइड करो डोंट लीव इंडिया हाँ बिल्कुल ना ये अमेरिका की पॉलिसी रही थी अच्छा बिल्कुल ये रही बल्कि 41 में फिर 45 में जब क्रिप्स आया इस पीरियड में अच्छा जिना से भी मुलाकात हुई रूजवेल्ट के नुमाइंदे की सफीर बाकायदा था मुझे नाम नहीं याद उसका तो उसने ये कहा ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद जिना लेकिन जिना ने कोई कॉम्प्रोमाइज करने से इनकार कर दिया तो उसने कहा कि ये हमारी बात नहीं मानेगा तो वही जो आपको एब्सोल्युटली नॉट की सोच जो आज सुनाई दे रही है गूंज ये उस वक्त जिना ने दी थी उनको अमेरिका को और हाँ वो बिल्कुल अमेरिका को एक तरह से ना कर दी थी उस वक्त मतलब जो भी था जो चीज बात है ना ये 40s की बात कर रहा हूँ आप चलते जाइए ऐसा चलेगा हाँ तो उसके बाद जब आजाद हो जाता है तो फिर तो सोच और भी है ना फिर तब उस वक्त अमेरिकन जो शारजे था
उससे बात करते हुए जिन्ना वाज प्लेइंग जो डिप्लोमेसी का रोल जो होता है वो डिप्लोमेसी थी। का रोल होता वो कोई फैसले इस तरह नहीं बताते थे कि भाई हम सिर्फ तुम्हारे साथ ये करेंगे वो करेंगे। एक फैसला था कि भाई हम तो फ्रीडम और डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं। ये इससे उसने अपनी वाबस्तगी का एक इजहार किया था। ये इजहार तरीका उसने ये नहीं कहा था वी आर विद यू, हाँ। क्योंकि अभी तो अमेरिका की जंगें शुरू होने वाली थी। कायद-ए-आज़म वाज अगेंस्ट वॉर्स। हाँ। कायद-ए-आज़म की तो पॉलिसी थी कि पीस विद ऑल एनमिटी विद नन। तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो अमेरिका की सपोर्ट करता। हाँ। जब वो जंगें देखता, जिस तरह बाद में हुआ लियाकत Yes. को, जब लियाकत गया तो उन्होंने कहा कि तुम कोरिया अपना फौजी कंटिंजेंट भेजो। लियाकत ने कहा नहीं ये तो हमारी पॉलिसी नहीं है। तो इस बात पे अमेरिका नाराज हो गया। बात ऐसे है कि ये जो अमेरिका और रूस का मसला था, मैंने आपको कहा कि अमेरिका तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट ही नहीं कर रहा था। फिर हुआ ये, हाँ अब आप सुनते जाइए जरा, मुझे नो इंटरप्ट। इंटरप्शन। मैं ये कह रहा हूं कि जब ये हुआ हमें इनवाइट नहीं कर रहा था, हमारी जो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी थी उन्होंने लियाकत को कहा था कि जी अमेरिका जाना है। और कायद-ए-आज़म का नाम लेके लोग कहते हैं कि वो सफीर भेजा था, वो पैसे लेने के भेजा था। वो कायद-ए-आज़म ने नहीं भेजा था, वो तो आपकी हुकूमत का फैसला था क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे। इंडिया ने आपके पैसे नहीं दिए थे। तो यू वर जेन्युइनली रियली बैडली डेस्परेटली इन नीड ऑफ सम मनी। तो वो इस्फहानी को उसने अपॉइंट किया था कि तुम जाके जनरेट करो पैसे। कायद-ए-आज़म ने ये तो नहीं कहा था कि जाके भीख मांगो। ऐसी बात नहीं हुई। जनरेट का तो मकसद था कि अमेरिका उस वक्त जमहूरियत और फ्रीडम को प्रमोट करने के दावे करता था। तो कायद-ए-आज़म देखना चाहते थे क्या। अच्छा, तो मगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को अमेरिका ने इनवाइट नहीं किया, तो बड़ा यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट हुई। तो हुआ ये कि लियाकत वाज गोइंग टू लंदन, ऑन हिज वे ही स्टॉप्ड ओवर इन तेहरान। वहां राजा मुज़फ्फर अली खान वाज द एम्बेसडर। डिनर पे बातचीत हो रही है और बड़ा अफसोस किया जा रहा है कि हमें अमेरिका ने नहीं इनवाइट किया। तो वहां इत्तेफाक से जो सोवियत एम्बेसडर था वो भी खाने पे था और वो मुस्लिम था, आज़रबाईजान का। आज़र है। वहां राजा मुज़फ्फर ने उसको ऐसे मजाक में कहा, ये जिस तरह मैंने भी किसी को मजाक से कहा था वो किसी और सिलसिले में। तो खैर राजा को कहा कि भाई तुम क्यों नहीं इनवाइट करते हमारे प्राइम मिनिस्टर को। फौरन हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स साथ थे फौरन से उन्होंने कहा जी बिल्कुल। तो हमने फॉर्मली उसको कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट करो स्टालिन से। उसने कहा 1 हफ्ता दे मुझे। 1 हफ्ते बाद स्टालिन का लेटर आ गया लियाकत अली को कि आप विजिट करें मॉस्को। ऑफिशियल विजिट की दावत आ गई। हमने वो लेटर लेके हमने ऐसे लहरा दिया अमेरिका की जानब, ऐसे वो जिस तरह कहते हैं ना, इमरान को कहते हैं कि तुमने ये लेटर अमेरिका का लहराया, उसने वो सोवियत लेटर ऐसे लहरा दिया। हाँ, और उधर से अमेरिका अगले दिन अमेरिका का दावतनामा आ गया। ये जो लेटर लहराने वाली बात है ना, ये बड़ी फॉरेन डिप्लोमेसी में प्ले करती है चीजें। तो जब हमने वो लेटर लहराया तो अमेरिका का दावतनामा आ गया और फौरन लियाकत अली खान अमेरिका पहुंच गया और 2 हफ्ते वहां रहे। पहला दौरा है, हाँ तो वहां वो गए और जब बातचीत अच्छी रही, प्रेसिडेंट ट्रूमैन बड़ा ठीक था, लियाकत अली के साथ ट्रीटमेंट अच्छा था, सब चीज थी। लेकिन अभी जो नेहरू का विजिट था वो हो चुका था। उसको भी इसी तरह बहुत बेहतर सलूक दिया गया था। अभी हमारे अलायंसेस नहीं शुरू हुए थे अमेरिका के साथ। ये 1950 की बात हो रही है ना। तो खैर वहां फिर लियाकत को कहा गया कि आप हमें आपकी फौजी इन्वॉल्वमेंट चाहिए कोरिया में जंग हो रही थी उस वक्त। तो लियाकत ने इनकार कर दिया। तो खैर वो इस बदमज़गी पर वो विजिट कंक्लूड हुआ तो आ गए। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ कुछ हल्के ऐसे थे जो नाखुश थे कि भी अमेरिका ने बड़ी प्यार से हमें मांगा है हमारी फौजी इन्वॉल्वमेंट, तो हमें इनकार नहीं करना चाहिए था। तो इस वजह से लियाकत अली अभी दूसरी तरफ हमारे फॉरेन ऑफिस ने लियाकत को कहा कि अब आप रूस जाएं, वहां भी चलें, हमें दावत है। वो 1-2 हफ्ते के बाद उसने रूस जाना था तो रावलपिंडी में लियाकत अली खान को कत्ल कर दिया जाता है। तो अब आप चलते जाइए। ये जो फरमाइश उन्होंने लियाकत अली खान से की थी अमेरिकन ने, ये उन्होंने नेहरू साहब से नहीं की थी? उससे भी की थी, लेकिन उससे इनकार कर दिया था। उनसे तो बल्कि इससे पहले की थी। उनसे तो वो बातें जो आपसे, ये तो आप तो
आपको तो फौजी कंटिजेंट मांगा था, उनसे तो कहा था कि हम वी वांट यू टू इंक्लूड इन ए कोरिया ग्रुप। उसको तो प्रेस्टिजियस जो अच्छा सर, वो पॉलिटिकल ना करता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इधर ना करने के ऊपर जो सजा But मिलती है देखिए, क्या? that's what we ना, are- मगर ये अमेरिका ने You तो नहीं asked कहा the जाकर question. को ये नहीं, ये तो बात गलत है। of देखिए, course. मैं ये अगले दिन भी मैंने बात की थी इमरान खान की इस बात पर कि अमेरिका ने साजिश की है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि नहीं, अमेरिका कभी साजिश नहीं करता। साजिश नहीं करता। अमेरिका सिर्फ अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है। ठीक। साजिश फिर हम करते हैं अंदर से अमेरिका की ख्वाहिश पूरी करने यानी की। नो करने में प्रॉब्लम नहीं है। ये हम करते हैं। Let me put up- आप पहले करें। अच्छा, एक- तो एक ख्वाहिश हम important पूरी सवाल- करते सर, रहे, एक important जो सवाल। अभी लेटेस्ट मसला है। ना मैं करने आपको में कोई एतराज नहीं। हैं? मतलब फॉर एग्जांपल कोई चीज कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही है और मुझे नहीं मुनासिब लग रही मेरी सॉवरेनिटी के ऊपर, मेरी सिक्योरिटी के ऊपर, एज वी हैव डिसाइडेड कि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है। अच्छा, इसी तरीके से इंडिया ने इतना कुछ मांगने पर स्ट्रेट नो किया, सो एज लियाकत अली खान ने भी नो कर दिया। नहीं, अभी उस तो- वक्त हमारी सिक्योरिटी स्टेट बनी हुई थी, अभी तो कुछ भी नहीं बना था। अच्छा, अभी यानी ना करना जो है वो एक फॉरेन पॉलिसी और आपकी अपनी जो आपकी जियोलॉजिकल जियोग्राफिकल जो मामलात होते हैं उसकी बेस पर होता है, आपकी पॉलिसीज की बेस पर होता है। ना करना कोई बुरी बात तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल अच्छा, इस पर वो कोई आपके खिलाफ एक सुपर पावर साजिश कर देगा, ये भी जरूरी नहीं है। कभी नहीं साजिश होती। नहीं होती, ये मैं आपसे सुपर पूछना पावर चाहता हूं साजिश ताकि नहीं करती। ये मैं सर सिर्फ कहना ऑडियंस आपको साजिश सुने। Very interesting. ये जो देखिए, जो रिजीम बदलने का या ये जो ऑर्डर्स होते हैं, मतलब मिसाल के तौर पे जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट करने थे तो अमेरिका ने ये कहा था मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अगर तुमने टेस्ट किए। ठीक मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम झुक के कहें कि सरकार आपका हुक्म सारा आंखों पे। हमने नहीं किया। हमने You अपना were the foreign secretary at यस that time, yes. हमने वो फैसला किया जो मेरे मुल्क के मुफाद में Salute था। to you, sir. हाँ, So what actually happened there? वो बाद में आएंगे, पहले ये एक बात वैसे वो एक सवाल समझना चाहता हूँ यहाँ पे, डॉक्टर क्योंकि सीक्वेंस Sequence out नहीं होना था। सीक्वेंस आउट नहीं होना चाहिए। उसी से रिलेटेड आपने कहा कि उस वक्त सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जो थी उनका ये बिल्कुल वहाँ पे अमेरिका की तरफ रुझान था और वो डिसअपॉइंटेड थे जब अमेरिका से कोई चीज डिमांड किया गया, हमसे ना हुई, तो वो सोच रहे थे कि अब अमेरिका के साथ हमारा चैप्टर बंद ना हो जाए, तो दे वर स्केर्ड ऑफ द फ्यूचर। लेकिन ये है कि हमारे फॉरेन ऑफिस वाले हर ऑप्शन ओपन रखते हैं। हम फॉरेन ऑफिस ने कहा कि हमें अब रशिया भी जाना चाहिए। मतलब हम लियाकत अली खान कोई अमेरिका के साथ ताल्लुक तोड़ के नहीं आया था। विजिट बड़ा अच्छा रहा, हमारे ताल्लुकात पे कोई ऐसा वो कोई नहीं। असर नहीं है। लेकिन ये चीजें जो होती है ना, ये डिपेंड करता है ना कि आपके यहाँ जो पॉलिसियों बनाते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं, इस इशू पर भी बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो वो जो होती है वो ज़ाहिर उनके एटीट्यूड्स पर डिपेंड करता है। लेकिन लियाकत अली खान को जो कत्ल हुआ है वो तो अंदर से लोगों ने, किसी ने हमारी सियासत का भी हो सकता है। किसी ने तो आज तक किसी का कत्ल भी किसी को पता नहीं चल सका। ये चीजें चलती ये एक रहती अलग हैं। बिसात है। बेनजीर भुट्टो को कत्ल किया, किसी को पता चला, No, जियाउल nobody हक का कत्ल हुआ, क्या Nobody पता knows. चला? नहीं। तो ये चीजें छोड़ दीजिए। बात में ये लेकिन इसमें कहना एक स्टेटमेंट ये आपसे मैं बाहर लेना से जो चाहता हूं। कुछ ख्वाहिशात होती हैं, अब जियाउल हक का भी यही था कि अमेरिका की ख्वाहिश थी कि अब सोवियत यूनियन बाहर जा रहा है तो इनको जाने दो जल्दी हमारा, ताकि अमेरिका चाहता था कि मेरी खुलासी हो अफगानिस्तान से। जिया कहता था कि 10 साल हमें टंग के रखा हुआ है, टांगा हुआ है अफगानिस्तान में, और अब आराम से आपने, जब वो सोवियत जा रहा है तो छोड़ रहे हैं। पहले ये तो पॉलिटिकल तो बताएं कि अफगानिस्तान में क्या होना है, रिहेबिलिटेट करें, रिकंस्ट्रक्ट करें। ये तो अमेरिका इम्पोर्टेंट तो बात इस ये पे है अमेरिका के साथ वो कि बदला ले लिया, जिसपे उसके बाद देख लीजिए क्या हुआ। आपकी इम्पोर्टेंट लेकिन अमेरिका ने नहीं मरवाया। बात ये है कि अमेरिका ने नहीं मरवाया जिया को। अमेरिका का अपना सफीर था जहाज पर, अमेरिका मरवाता फिर वो सफीर तो ना होता ना। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये हमारे जहनों की इख्तरा है, हर चीज पे हम अमेरिका को ले आते हैं कि अमेरिका ने करवाया या रूस ने करवाया। ये नहीं सोचते कि हम हर चीज करने वाले खुद। ख्वाहिश का इजहार कर सकता है, लेकिन मदाखलत या साजिश ये उसका प्रोगेटिव नहीं है, नहीं, और ना वो मदाखलत करता तो है उसका प्रोरोगेटिव। अच्छा, वो जो करता है, मतलब वो जब मैंने कहा ना कि जॉर्ज वाशिंगटन का मैंने कोट दे दिया है, ठीक ये है। रियासतें डिपेंड करते, रहमो करम पे छोड़ देते हैं, तो फिर मुदाखलत तो उनका वो हक होती बन है, जाता है, हक बन जाता है, प्रेरोगेटिव बन जाता है उनका। प्रोगेटिव और हमारे यही मुल्क में वो है बना हुआ उनका, बना हुआ है, पहले दिन से प्रेरोगेटिव उनका मुदाखलत का। लेकिन साजिश नहीं। साजिश नहीं, साजिश जो कहते हैं ना कि बैठ के तुम्हें कि तुमने ये करना है, वो नहीं साजिश इन बताते। शॉर्ट किसी प्राइम मिनिस्टर को उसके मरवा लिए दिया, हमारे फलाने ने इस तरह अपने नहीं। जहन है,
वो बाइजेंटाइन इंट्रीग जो है ना, हम वो अंदर से खुद करते हैं, हम दरवाजा अंदर से खोलने वालों में हैं। ठीक। वो अच्छा और सर, ये कोई आज की बात नहीं, हाँ, ये सेंट्रल एशिया से भी जितने इन्वेडर्स आते थे, हम इंडस पे जाके लोग उनको रिसीव करके रिसीव दिल्ली करते तक लेके जाते थे। हाँ, रंजीत That's very true. रंजीत सिंह को लाहौर शहर के वासियों ने, ये वासी जो थे वहां रहने वाले, उन्होंने रंजीत सिंह को कहा, यार अफगानी तो प्लीज तो तंग आ गए हैं, हाँ, तुसी रात ਨੂੰ आना। रंजीत सिंह को लौंडा सा था, 12-14 साल का, और गुजरांवाले का था, बड़ा इन्फ्लुएंशियल लड़का। तो कहा तू रात ਨੂੰ आई, ਅਸੀਂ ਬੂਹੇ खुले रखांगे लाहौर ਦੇ। अच्छा, और उसने बूहे खुले रखे। लाहौर शहर पहले होती थी ना हाँ, ताले लंग, फसीले होते तो उन्हें आके लाहौर काबू किया। लाहौर तो बाद फिर उन्हें पंजाब किया, पंजाब तो बाद वो चला गया and so on and अफगानिस्तान, so forth. कश्मीर, अफगानिस्तान। हाँ। The powerful king. एक एम्पायर बन गई, Empowerment. मुगलों के मुकाबले में बहुत बड़ी ताकतवर एम्पायर बन गई वो। ये था उस साजिश का नतीजा। ये साजिश। साजिश किसी ने बाहर से नहीं की थी, अंदर से की थी, और अंदर से की। अच्छा, गो बैक सर, वो एक वहीं से कि लियाकत अली खान साहब के जो कोरिया वो को करने से अब सोवियत यूनियन खत्म हो गया। हाँ, ठीक है। है अब फॉरेन पॉलिसी हम फैसला कर चुके थे कि हमने अमेरिका का साथी बनना है। सर, पोल दैट वी थॉट स्टूड फॉर फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। राइट सर, ठीक है जी, ये हमने कह के करना था, कायदे आजम का फरमान था, ठीक है सर। तो हमने साथ दिया। लेकिन इस दौरान में जब फॉरेन पॉलिसी आपकी होती है, इट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन योर डोमेस्टिक सिचुएशन। जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी तो फॉरेन पॉलिसी भी कमजोर रहेगी। और उस वक्त हमें चूंकि सिक्योरिटी थ्रेट थी इंडिया की तरफ से, तो हमने फौरी अमेरिका के साथ पहले कुछ एक एग्रीमेंट किया, फिर अलायंस किया, फिर उसके बाद हमने सीटो ज्वाइन किया, फिर सेंटो ज्वाइन किया। तो इतने सारे सहारे हमने ढूंढ लिए। ठीक है जी। और एक स्टेज वो भी आई जब 60 में, अर्ली 60 में हमारे हवाई अड्डों को अमेरिका ने इस्तेमाल किया सोवियत यूनियन की स्पाइंग करने के लिए, जासूसी, उनकी जो एरियल जासूसी होती है जहाज़ों के जरिए से, वो की। वो जो U-2 जहाज फिर एक मारा रूसियों ने, तो और पाकिस्तान के अड्डे से उड़ा था, कौन सा, बड़ा बीर हवाई अड्डे से। तो हम ये इस कार्रवाई में लग गए, और इस प्रोसेस में हम सिक्योरिटी स्टेट बनते चले गए। बस वो उसमें बनते नहीं, वो वैसे भी, क्योंकि सिक्योरिटी स्टेट आप बनते हैं जब सियासी तौर पर आप खोखले होते हैं। ये मैं आपको बता दूं। देखिए, ये ना बात सोचिए कि फौज का था, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जितनी भी इंटरवेंशंस हुई हैं, फौजी मुदाखलतें हुई हैं, वो इस वजह से नहीं हुई हैं कि फौज को कोई ख्वाहिश थी या शौक था। वो ये थी कि फिजिक्स, आपने अगर थोड़ा सा भी आपको आइडिया है तो फिजिक्स का एक उसूल है कि जहां कहीं भी वॉइड होगा, एक खला होगा, एनी ऑर्गेनाइज्ड पावर इन द विसिनिटी विल गेट सक्ड इन। तो पाकिस्तान में चूंकि सियासी खला पहले दिन से था, कायदे आजम की वफात के बाद, फिर लियाकत की वफात के बाद, फिर मैदान बिल्कुल वो जो खला था वो एक गड़ा था बहुत बड़ा। और उसमें देख लीजिए कि 9 साल हुकूमतें बनती रही, 7 या 8 प्राइम मिनिस्टर बदले, और उसमें जाहिर है कि नहीं, उसमें वो थी, और उसमें अदलिया का रोल था। जब 54 में गुलाम मोहम्मद ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व किया, तो अदलिया ने उसको सेंक्टिफाई कर दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का। हालांकि जिस कोर्ट ने, सिंध की फेडरल कोर्ट ने, सिंध की कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया था, और लेकिन फिर फेडरल कोर्ट ने उसको वो कर दिया कि डिसॉल्व कर दिया कि ये गलत है, ये इंटरवेंशन डिसोल्यूशन ठीक है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का। लेकिन उस दिन के बाद हमारी अदलिया बराबर हमारी फौज के साथ मिलकर ये मुल्क की किस्मत के फैसले करते आए हैं। अब ये मैं आपको दो बोलो। हाँ, यानी अदलिया, it was not out of ambition that the fort was doing anything. इस वजह से कि सियासी मैदान इतना खाली था, और उसकी वजह थी कि जो हमारे सियासतदान थे वो बुनियादी तौर पर सिंध और पंजाब से थे। देखें यहाँ नाबालिगपन की वजह नहीं, नाबालिगपन नहीं, ना अहल इस वजह से थे। क्यों थे? ये भी समझने वाली बात है। अच्छा, मैं आपको बता, मैं आपका सीक्वेंस तो नहीं आउट नहीं, मैं बता रहा हूँ कि ये जो 4 सूबे पाकिस्तान जो बना, यहाँ पे कभी भी अंग्रेजों के वक्त में कोई पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं हुआ। और उसकी वजह ये थी कि जो फ्रंटियर और बलूचिस्तान के सूबे थे, ये दोनों अंग्रेज थ्रू आउट आज़ादी से पहले
अंग्रेज जो थे लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, मिलिट्री कैंपेन्स चल रहे थे, उसमें फ्रंटियर में भी, बलोचिस्तान में, सिंध और पंजाब में वडेरा शाही चलती थी अंग्रेजों की सरपरस्ती में। ओके तो उन्होंने कभी भी पॉलिटिकल प्रोसेस, यहाँ इलेक्शन जैसी चीज अफोर्ड नहीं की करते थे, तो उनके साथ वो अपनी ताकत रखते थे और उनकी मदद से वो दिल्ली को काबू करने की कोशिश करते थे। दिल्ली को अंग्रेजों, हाँ, मुगल उन्होंने कब्जा किया इनको, वो करके फिर इस पे आ गए। और यहाँ इसके बरक्स यानी 1857 के बाद अंग्रेजों ने जो हिंदुस्तान में पॉलिटिकल प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया इलेक्टरल, वो उन इलाकों में किया जो हिंदुस्तान का हिस्सा बने। ओके इस तरफ कोई इलेक्शंस नहीं होते थे। ठीक हो गया। और जब पाकिस्तान बना तो मोस्ट ऑफ दीज वडेराज दे वर नॉट हैप्पी। अंग्रेजों को कहते थे कि हमें छोड़ के ना जाओ। सिंधी वडेरे भी यही कहा करते थे, हमें छोड़ के ना जाना। तो वो बहरहाल बन गए, यहाँ वडेरे बन गए। उसके बाद फिर वही वडेरे फ्यूडल जो थे वो लिबास बदल के, चेहरे बदल के, फिर जमींदार से फिर इंडस्ट्रियल बन के, एक तरह से वही माइंडसेट जो था वो इन डिफरेंट शेप्स और फॉर्म, डिफरेंट झंडे, डिफरेंट लिबास, शक्लें बदल के ये मुल्क को इन्होंने शिकंजे में कर लिया। और जब ये आए, इनके पास सोच कोई नहीं थी, अनपढ़ लोग थे। एचएन कॉलेज जाने का मतलब ये नहीं होता कि उनकी कोई स्ट्रेटेजिक विजन आ जाता है। वो अक्सर जाते थे वहां से, एचएन कॉलेज जाते थे, पैसा था, लेकिन कुछ सोच नहीं सकते। हक के हुक्मरानी तो अब तक अभी सर वो ये उनके जागीरी हक बन गया ना। तो मकसद मेरा था कि थ्रू आउट जो सियासी मैदान था अहलियत के हवाले से बिल्कुल खाली था। जाहिर है वो थी प्रिमस सेंटर पारिस के जितने भी थे उनमें नंबर 1 थी। तो ये कुदरत का फितरती है बात। तो मैं हमेशा फौज को डिफेंड करता रहा हूँ कि चूंकि हमारी जो सियासी खिलाड़ी हैं, सियासतदान हैं, वो कंप्लीटली नाअहल है। और मैंने 40 सालों में देखा है ये हाथ। तो और मैंने ये भी देखा है कि वो प्राइम मिनिस्टर तक जनरल बैठे होते थे, जनरल साहब हम की करना है, वो ये नहीं हमसे नहीं पूछते थे कि अब हमें क्या प्लान करना है, वो उनसे पूछते जनरल साहब की करना है। तो मकसद मेरा कहने का है ये पॉलिटिकल इम्पोर्टेंसी कहते हैं, बस कुछ भी कह लीजिए। वो नाअहल, इनकॉम्पिटेंट थे, नाअहल थे। उनमें असल, हाँ, सोच उनमें इतनी ज्यादा है, जो असल इक़्तिदार की सोच है कि वो अभी भी, मैंने बल्कि एक आर्टिकल लिखा था बियॉन्ड डिफाइनिंग मोमेंट्स, उसमें ये लिखा था, ये 2014 की बात है, मैंने ये लिखा था कि ये सियासतदान फौज को इतना नकारा बनाना चाहते हैं, जिस तरह इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को और पुलिस को अपने घर की बांदी बना लिया है, अब ये फौज को करना चाहते हैं, अपने हाथ में लेना, एक्सटेंशन देकर फौज को ये इस तरीके से अपने हाथ में ला रहे हैं ताकि उसको ओब्लाइज करके फिर ये उनसे भी उसी तरह, बिल्कुल जैसा फौज पुलिस का आईजी को इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह फौज पे। ये मैंने 2014 में या 15 में लिखा था आर्टिकल, बाकायदा यहाँ छपा हुआ आर्टिकल। तो उस वक्त एक फौजी चीफ की एक्सटेंशन भी हुई थी। तो मकसद मेरा कहने का है, एक उसूल होते हैं, कानून होते हैं, उनके मुताबिक ये चीजें नहीं चलती। मतलब सिविल ब्यूरोक्रेसी में एक्सटेंशन मिलती हैं। वही बात कि जो हुक्मरान, सियासी हुक्मरान हैं, ये अपने जाती मफादात के लिए एक्सटेंशन देते हैं। तो ये इनके लिए एक फेडरल सेक्रेटरीज को ये मुशर्रफ के बाद जितना है 2-2 प्लॉट अलॉट करते हैं और फिर उनसे अपनी मर्जी के काम करवाते हैं। तो इस हवाले से इस फील्ड में सियासतदान बहुत ज़हीन है, बहुत ज़हीन है करप्शन के केसेस में और एक्सप्लॉइट करने में इदारों को। जुडिशरी ये नहीं अपनी मर्जी के फैसले करवाना। वो टेपे नहीं याद कि एक चीफ मिनिस्टर एक जज को कह रहा है कि हम बेनजीर को इतने साल दो। तो ये बातें, जहनियत तो है, लेकिन वो उस हद तक है कि वो अपने मुफादात। 2 पोल्स के अंदर से सर, जिस तरह आपने 2 इंस्टीट्यूशन रह गए थे, एक तो फौज रह गया, दूसरा आपने कहा अदलिया। अदलिया जो है वो कितनी वीक हुई, और मेरा जो पहला, अब दोबारा से रिवर्ट होते हैं, हम थोड़ा सा रिवर्स जाते हैं, अंदरूनी कमजोरी की वजह से फॉरेन पॉलिसी मजीद कमजोर होती है। बहुत देखें, जो मुल्क अंदरूनी तौर पर कमजोर होगा और उसमें इकोनॉमिक भी आ जाता है, मईशत खराब होगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी और लॉ एंड ऑर्डर का मसला होगा, करप्शन होगी, उस मुल्क की ना कदर है बाहर, ना इज्जत है। और फॉरेन पॉलिसी तो छोड़ दीजिए,
फॉरेन पॉलिसी तो डिपेंड करती है कि आपका जो स्टेचर है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ नेशंस में, वो डिपेंड करता है कि आप डिग्निफाइड कितने हैं, आप अपनी टांगों पर खड़े हैं या नहीं खड़े हैं, आप भीख तो नहीं मांग रहे हैं, तो आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, मिलिट्री स्ट्रेंथ तो अल्लाह के फजल से हमारी बहुत है। मैं इस फील्ड में मैं फौज को सलाम पेश करता हूँ कि फौज ने इन 70 ये मुल्क, अगर फौज ना होती हमारी, ये मैं बहुत यानी फख्र के साथ ये बात कर रहा हूँ, ये तो आप 75 साल क्या 75 महीने ये मुल्क जिंदा ना रहता, ये मैं बता देता हूँ। क्योंकि जो खतरात थे हमारी आजादी को, हमारे वजूद को, वो ना उस वक्त एग्जैजरेटेड थे जब इंडिया ने कश्मीर पर कब्जा किया 1947 में या 49 में, ना उस वक्त एग्जैजरेटेड था जब इंडिया ने हमारी बॉर्डर की लाइनें बदली थी, उस वो जो था जिसने लाइनें बॉर्डर लाइन बनाई थी, नाम मैं हमेशा भूल जाता हूँ, नहीं ही पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर जिसने बनाई थी। अच्छा, ना उस वक्त एग्जैजरेटेड थी जब इंडिया ने हमसे सियाचिन छीना, ना उस वक्त एग्जैजरेटेड थी जब इंडिया ने हमसे कारगिल छीना। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि इंडिया का खतरा तो हमेशा पाकिस्तान पर रहा है और हमने हमेशा दिफा किया है, और अभी तक हमने यानी अपनी जो जुग्राफियाई बॉर्डर्स है उनकी डिफेंस बाकायदा किया है। लेकिन एक चीज हमने नहीं किया, और वो है कि जहनी बॉर्डर जो है ना, जो यानी आपने जुग्राफियाई बॉर्डर्स का तो कर लिया, लेकिन जो जहनी बॉर्डर्स हैं, बाहर से जो फिफ्थ कॉलम सोच है वो बराबर आ रही है। ये जो मतलब कभी मेमो गेट हुआ है, डॉन लीक्स हुए हैं, ये सब इंडिया चाहता था। एक स्टेज पे मैं बता बिल्कुल, एक स्टेज पे इंडिया, मोदी ने आते ही ये कहा था कि मैंने ऐसी मिलिट्री स्ट्राइक करनी है कि पाकिस्तान को सबक याद आ जाएगा, लेकिन फौज हमारी ने उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। लेकिन एक सियासी वाक़े में फिर एक अखबार उसमें इन्वॉल्व था, लीक्स ऐसी हुई जिसमें फौज का इमेज खराब करके वो बाकायदा फौज का, जिस तरह जो इंडिया की मिलिट्री स्ट्राइक थी, वो एक मीडिया स्ट्राइक के जरिए से फौज का इमेज खराब किया गया। यह बदकिस्मती है। मैं कहता हूं इस किस्म की जो सेडिशन है, जो ट्रेचरी है, जो हेरेसी है, इनकी कानून में लिखी हुई सजाएं तो होंगी, लेकिन हमारे मुल्क में आज तक सही तौर पर कभी किसी ने नहीं दी, बल्कि मामूली चीजों पे मीडिया में कोई बात हो जाए, जर्नलिस्टों को पकड़ लेते हैं, किसी सियासतदान को पकड़ लेते हैं। ये चीजें नहीं है। हालांकि ये सोच वाले लोग, दाढ़ियों वाले लोग पार्लियामेंट में तकरीरें करते हैं पाकिस्तान के वजूद के खिलाफ। हाँ, आपने कभी उनको रोका? बातें तो ये करने वाली हैं, हर रोज टेलीविजन ये फौज ना होती तो आज पाकिस्तान 75 दिन। बिल्कुल। अच्छा सर, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ गई कि 1957 का एरा आपका चला जाता है, इसके बाद से आप जो है वो फौज इसको किसी न किसी तरीके से लेके चलती है, फॉरेन पॉलिसी डिफाइन होना शुरू हो रही है। हमारा जो इंक्लिनेशन जो है वो हमारा ऑफ कोर्स अमेरिका की तरफ आ रहा है। अमेरिका के इसी दौर के अंदर जो है वो जो लैंडिंग एजेंसी, डोनर एजेंसीज भी बनना शुरू हो जाती हैं। IMF बन जाता है, इधर से नेटो बनता है, उधर से यानी बाकी बैंक्स भी बनना शुरू हो जाते हैं। हम किसी न किसी सूरत जो है वो कर्जों के ऊपर चले जाते हैं। अंदरूनी कमजोरी हमारे हुक्मरान इम्पोटेंसी या इनकॉम्पिटेंसी दोनों का शिकार होते हैं। गैप वाइडन होता जाता है, गोल्डन 60s पे आ जाते हैं। इस बार अयूब खान साहब जो है ना, उस वक्त वो कहते हैं कि उनकी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के साथ मजबूत तर थी, और अंदरूनी तौर पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, बाकी मामलात हुए, उस 10 साल के अरसे को या 11 साल के अरसे को जो है वो हम वाइडन करते जाते हैं, जो कि बेहतरीन दौर था। अच्छा, फिर कमजोरी का दौर जब आता है और फिर इसके बाद एक जमहूरी कुव्वत आती है, और जमहूरी कुव्वत फिर वही हरकत करती है। ये रेपिटेटिव आंसर आपसे मैं ले सकता हूं कि क्या मामला है कि एक दफा जब 10 साल के लिए हम देखते हैं कि जितने फौजी दौर हैं उसके अंदर हमारा GDP बढ़ना शुरू हो जाता है, हम 6 पर चले जाते हैं, 7 पे चले जाते हैं, 8 पे चले जाते हैं, हमारे ग्रोथ कर रहा होता है। जैसे ही जो हमारी जमहूरी कुव्वतें आती हैं, उसके साथ एक तो वो लड़ाई पैदा करती हैं और 3 चीजों को साथ लेकर आती हैं। अब क्योंकि मैं फॉरेन पॉलिसी पर डायरेक्ट आना चाहता हूँ और आपका वक्त इतना कीमती है कि मैं वो ज्यादा जाया नहीं करना चाहता। एक तो सर ये कि जमहूरी कुव्वतें जब आती हैं, क्योंकि मैं 73 को ये अयूब खान के दौर को भी जोड़ रहा हूँ, शानदार दौर चलता आ रहा है, क्या तकलीफ फराहम हुई थी? अच्छा, एक
कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट वन, दूसरा तकलीफ उनको शुरू हो जाती है तो एंटी अमेरिकनिज्म के नारे के बगैर ये काम ही इनका नहीं चलता। ये पॉपुलिज्म की अच्छा, ये ऑफ कोर्स। हाँ। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, और तीसरी जो चीज है वो आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, मुझे बताइए सर, ये क्यों एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी अमेरिकनिज्म का नारा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? देखिए, पहले तो ये है कि अयूब खान का जो पीरियड है वो डिक्टेटरशिप ज़रूर थी सर। और फ्रैंकली व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट 61-62 में मैं स्टूडेंट लीडर होता था और मैं लीड किया करता था प्रोसेशंस माल रोड पर। अच्छा, और बल्कि Interesting. मुझे याद है उस वक्त कि जमात इस्लामी का जो लीडर होता था उस्मान गनी होता था, तो हम सब इकट्ठे होके अच्छा, इंटरेस्टिंग। अयूब के खिलाफ करते Okay. थे, डिक्टेटर के खिलाफ। हाँ, लेकिन उस वक्त मैं स्टूडेंट था और उसकी अच्छा, वजह ये थी कि लाइब्रेरी जो हम जाते थे वो USIS होती थी, जो अमेरिकन लाइब्रेरी एयर कंडीशन होती थी, तो हम लोग सारा वक्त वहाँ जाके पढ़ा करते थे। तो बड़ी किताबें जो पढ़ते थे वो सारी अमेरिका की तारीफ वाली चीज़ें होती थी, जमहूरियत। तो जमहूरियत के हम शायदा थे उस वक्त। अच्छा, हाँ, बिल्कुल जी। क्वींस रोड पे जो USIS का था। नहीं, ये बैंक स्क्वायर में होता था। ये फिर बाद में कहीं क्वींस मतलब रोड पे आया। निकम्मों को कुछ नहीं सोचती थी तो जमहूरियत ये थी। तो बाद में बहुत बाद आई, ये उस वक्त थी, बैंक स्क्वायर पे था। और सारा इनफैक्ट हमने इम्तिहान CSS का मैंने या ब्रिटिश काउंसिल या USIS बैठ के वहां बैठ के हम तैयारी किया करते थे, अच्छा, सारे जो CSS से पहले। तो खैर वो तो मतलब मैं जमहूरियत के लिए प्रोसेशन लीड किया करता था ओके, और उस वक्त फौजी डिक्टेटर था, उसके खिलाफ। ठीक हो गया। मगर जब मैं फॉरेन सर्विस में चला जाता हूँ Right, sir. 65 में, तो मेरी पोस्टिंग होती है 71 ट्रेजेडी के वक्त। Right, मैं Okay, वेस्ट that's a अफ्रीका में very था, important सेनेगाल में। ठीक सर। तो 1970 में आई वाज देयर, जब इलेक्शन याहिया खान ने अनाउंस किया तो बड़ा बड़ा दिल खुश हुआ और उसने ये कहा था कि जी फ्री और फेयर इलेक्शन कराऊंगा, और वाकई उसने करवाए। मैं छुट्टी लेकर वहां से अपने खर्च पर वापस आया, सेनेगाल से लाहौर आया ओके, और मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया। अच्छा, और मुझे फख्र हुआ कि मैंने आज पहला फ्री और फेयर इलेक्शन और उसमें हिस्सा लिया है। आई रियली फेल्ट रिलीव्ड। लेकिन दूसरे दिन ही मुझे फॉरेन ऑफिस से कॉल आ गई कि आप वापस अपनी स्टेशन पे जाएं क्योंकि हालात बिगड़ने शुरू हो गए थे इलेक्शन के फौरन बाद। तो मुझे रश करना पड़ा वापस अपनी ड्यूटी पर, बिकॉज पोस्ट इलेक्शन हालात जो थे, क्योंकि जो वर्डिक्ट था लोगों ने, मेजॉरिटी ने दिया, उसके मुकाबले में जो हमारी तरफ से जो लीडर था सियासतदान भुट्टो, ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द वर्डिक्ट।